Hello students, I am Shubham Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will talk about the Raoult's law for volatile and non-volatile solutes. ये चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट है सॉल्यूशंस का. लेट्स सी. Before starting Raoult's law, we have to cover some important terms. राउल्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको बारे में हमें जानना चाहिए. आई होप आपको कुछ आते भी होंगे, तब भी मैं इनको दोबारा बता दे रहा हूँ. फर्स्ट टर्म इज वेपर प्रेशर. कि वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. मतलब the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at given temperature is called vapor pressure. मतलब जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, मतलब उसी लिक्विड के वेपर बनते हैं, और वो वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उस लिक्विड की सरफेस पे, तो वो कहलाता है वेपर प्रेशर. किसी पर्टिकुलर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो वेपर बन जाते हैं, वो जो प्रेशर लगाते हैं लिक्विड की सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब नेक्स्ट टर्म है पार्शियल वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आ गया. पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस इन अ वेपर स्टेट इंडिविजुअली इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. मतलब अगर कोई 2 या 3 या 4 गैसेस का मिक्सचर है, लेट इट बी ए बी सी डी, तो जो ए गैस के वेपर्स बन रहे हैं, सिर्फ उस ए गैस के वेपर्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, वो ए गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा. क्लियर है? मतलब अगर हम उस मिक्सचर के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वो सारी गैसेस के जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं उन्हें ऐड करके जो प्रेशर आएगा वो होगा मिक्सचर का वेपर प्रेशर. लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो हर गैसेस का अलग अलग होता है पार्शियल वेपर प्रेशर. क्लियर है? नेक्स्ट टर्म इज नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? द सब्सटेंस दैट डज नॉट रीडली इवेपोरेट इनटू अ गैस अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस. एग्जांपल हनी एंड सॉल्ट. मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है 298 केल्विन की, 180 एम प्रेशर की, इतने कंडीशंस पर जो सब्सटेंस ईजिली या बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. एग्जाम्पल जैसे हनी हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ये सब क्या हैं? नॉन वॉलेटाइल हैं. इसके अपोजिट जब हम वॉलेटाइल की बात करते हैं, द वॉलेटाइल सब्सटेंस इज वन दैट इवेपोरेट्स और सब्लिमेट्स एट द टेम्परेचर. Volatile substance is one that evaporates or sublimates at room temperature or below. The volatile substance have higher vapor pressure. Example alcohol, mercury, gasoline, etc. मतलब volatile substance वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे या उससे पहले ही कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाते हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे पेट्रोल आपने देखा होगा, जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हमें हल्के से वेपर महसूस होते हैं उड़ते हुए. ठीक है? जो आपका एरोसोल है, हम लोगों ने जरा सा परफ्यूम छिड़का, वो एकदम से वेपराइज होता है. जो आपका नेल पॉलिश में पड़ा हुआ लिक्विड होता है, आपने नेल पॉलिश लगाई, वो एकदम से सूख जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है. मतलब जो सब्सटेंस बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, जिनके वेपर प्रेशर हाई होते हैं, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. क्लियर है? अब राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ इज गिवन फॉर बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूट्स. राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स. राउल्ट लॉ 2 टाइप की होती है, दोनों टाइप के सॉल्यूट्स के लिए. पहली राउल्ट लॉ अगर हम कहा जाए तो वॉलेटाइल के लिए क्या होगी और राउल्ट लॉ नॉन वॉलेटाइल के लिए क्या होगी, ये दोनों हमें देखने हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब बात करेंगे राउल्ट्स लॉ जो वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए है. मतलब इस सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, दोनों ही वेपोराइज होते हैं, उस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. ठीक है? तो लॉ ये है, एट फिक्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर फिक्स है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सब्सटेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. मतलब कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, यानी
दो सब्सटेंस अगर किसी सॉल्यूशन में है ए और बी के, ए सॉल्यूशन है बी सॉल्यूशन है, दोनों जब इवेपोरेट होंगे तो दोनों के वेपर बनेंगे। तो अगर ए सॉल्यूट है तो ए के जो वेपर बने हैं उनकी वजह से जो प्रेशर लगा है वेपर पे, वेपर प्रेशर जो है उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। बी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट उड़ेगा, उसका वेपर जो बनेगा उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जब दोनों को हम ऐड करेंगे तब हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया। पार्शियल वेपर प्रेशर लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर सब्सटेंस का, यानी ए का हो चाहे बी का हो, हम ए की बात कर रहे हैं पहले, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। मतलब ए के कितने मोल हैं उस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे, आधा भाग है, हाफ भाग है, 1/3 है, 2/3 है, उस पर डिपेंड करेगा। और प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर मतलब अगर उसमें कुछ और ना होता, सिर्फ ए होता, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो उसका प्योर वेपर प्रेशर है। क्लियर है? पार्शियल वेपर प्रेशर होगा प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर। ये राउल्ट्स लॉ है। क्लियर है? ऐसे ही सॉल्वेंट का निकालें तो पी वी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? इसको और अच्छे से अगर हम एक्सप्लेन करें तो पी नॉट ए है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में सिर्फ ए है, ये येलो, ये आपका रेड बॉक्स, और अच्छे से समझाएं तो पी नॉट ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्लियर हो गया? मतलब जब सिर्फ ए है, पहला वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको रेड कलर के, इसमें डॉट्स हैं, इसमें यानी सिर्फ ए है जो रेड कलर का है और वेपर भी सिर्फ ए के हैं। तो सिर्फ ए की वजह से जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है ए का, सिर्फ 1 है, यहाँ पे कोई और तो है ही नहीं, तो सारा का सारा मोल किसका है? ए का है। तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर यहाँ लग रहा है ये हो गया पी नॉट ए। ठीक है? यानी प्योर ए का वेपर प्रेशर। सिमिलरली पी नॉट बी हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? अब दूसरा बॉक्स है जिसमें यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बी के अलावा कोई और सब्सटेंस नहीं है, तो ये सिर्फ प्योर वेपर प्रेशर है बी का। अब मिक्सचर हमने बनाया जिसमें रेड और ग्रीन दोनों डॉट्स हैं, यानी दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं सॉल्यूशन है वो, तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट बी, सॉल्यूट ए। क्लियर? मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाओगे तब 1 आता है। मतलब अगर आधे आधे हैं तो 1 आएगा, या 1/3 ये है 2/3 वो है तो 1 आएगा। तो ऐसे ही पार्ट्स होते हैं। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हुआ? पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, पी वी पार्शियल वेपर प्रेशर है बी का। क्लियर है? तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है वो होगा मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का? वो होगा दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड करने पर। क्लियर है? अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले राउल्ट लॉ आपको दोबारा बताते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन में 2 चीज़ 3 चीज़ जो हैं, तो सबके मोल फ्रैक्शन आप ऐड करिए, जितने भी कंपोनेंट हैं वो टोटल आएगा 1। तो अगर एक एक्स ए की यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 - एक्स भी कर दीजिए, सिंपली ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आप किसी एक का अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है और दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर या प्योर वेपर प्रेशर पता है तो आप टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू। अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है इसमें आपको एक तरफ दिख रहा है कि प्योर वेपर प्रेशर हमने प्लॉट किया है, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का है 1 और बी का है 0 फर्स्ट एक तरफ। क्लियर है? और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। बढ़ाते बढ़ाते बी का हो जाता है 1 और एक्स ए का हो जाता है 0। ए का मोल फ्रैक्शन 0 होता है और बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, यानी सारे मोल्स बी के हो जाते हैं और ए के 0 हो जाते हैं। तो जब आप देखते हैं राउल्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि राउल्ट लॉ एक लीनियर इक्वेशन बन रही है यहाँ पे,
राउल्ट लॉ के हिसाब से पीए की वैल्यू क्या है, घट रही थी। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घट रहा था पीए की वैल्यू भी घट रही थी और ज़ीरो हो गई आके। सिमिलरली जब मोल फ्रैक्शन बी का 1 हो गया तो प्योर मोल फ्रैक्शन आ गया, प्योर वेपर प्रेशर आ गया बी का, और प्योर वेपर प्रेशर यानी ये लीनियरली सीधे सीधे बढ़ रहा था। तो अब जब आप बात करेंगे दोनों के प्रेशर की, यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो आपकी सीधी लाइन जो डिनोट कर रहा है P0 A से लेके P0 B तक की, वो आपकी सीधी लाइन है, वो आपका टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है सॉल्यूशन का। क्लियर है? ओके। आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स ओवर होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखते हैं। एट फिक्स टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से पहले एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, नॉन वोलेटाइल है मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, यानी पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। क्लियर है? मतलब इस केस में जो टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो एवेपोरेट होता नहीं है, और जब वो एवेपोरेट होगा नहीं तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, और वेपर प्रेशर नहीं होगा तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यानी सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा ना कि सॉल्यूट पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। क्लियर है? जो सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले का, उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। कारण क्या है? जैसे आपने राउल्ट लॉ पढ़ी थी पहले, पिछले केस में वोलेटाइल वाले में टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड P0 A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड P0 B। क्लियर है? इस केस में जो B है वो आपका सॉल्यूट है और जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़ीरो है, पार्शियल वेपर प्रेशर ज़ीरो है, क्योंकि सॉल्यूट जो है उड़ के गया ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ए का कम हो गया। और जब मोल फ्रैक्शन ए का कम हो गया और बी वाला टर्म ज़ीरो हो गया तो प्योर जो ए का वेपर प्रेशर था उससे टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को दोबारा समझाते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है कि अगर हमने पहला कंटेनर लिया है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है। देखिए इवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए सबसे मेन है सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन या वेपराइजेशन होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देख रहे हैं आप प्योर केस में टोटल सरफेस मिल रहा है वेपराइज होने के लिए, तो ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपको 6 मॉलिक्यूल्स एयर में दिखाई दे रहे हैं, यानी वेपर स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके उल्टा सेकंड केस हम लेते हैं, सेकंड कंटेनर देख रहे हैं, इसमें जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया है। मतलब जो सॉल्वेंट है वो तो वेपराइज होता है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूट पड़ा है वो वेपराइज नहीं होता है। उसकी वजह से हुआ क्या, सॉल्यूट आपका वेपराइज तो नहीं होता है लेकिन उसने सरफेस पे काफ़ी सारी जगह घेर ली है। जब सरफेस पे जगह घेर ली है तो सॉल्वेंट को वेपराइज होने के लिए पूरा सरफेस नहीं मिलेगा, यानी प्योर के कंपैरिजन में कम मिलेगा, तो कम वेपर बनेंगे। तो इस केस में जो वेपर्स आपको दिख रहे हैं 3 ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और पिछले वाले में 6 मॉलिक्यूल थे। तो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट यानी प्योर स्टेट के कंपैरिजन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले में कम वेपर बन रहा है। तो वही चीज़ हमने कही थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ
solvent in pure state. नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज की क्या कंपोजिशन है, मतलब वेपर में कितना कितना मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि एक्स ए क्या था हमारा, एक्स ए था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में ए का क्या मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए था। सिमिलरली एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक्स का यानी बी का क्या मोल फ्रैक्शन था वो आपका था एक्स बी। क्लियर है, एक्स ए एक्स बी आपके सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन है, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। क्लियर है। सिमिलरली हम बात करेंगे तो वाई ए है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ए का वेपर में, वाई बी है मोल फ्रैक्शन बी का वेपर में। क्लियर है। टोटल प्रेशर जो था वो था पी टी, और टोटल प्रेशर था इक्वल टू एडअप ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अगर हमें वाई ए और वाई बी निकालना है तो वो होता है पार्शियल प्रेशर जो आपका है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। अगर ए की बात करेंगे, ए का पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली बी के लिए इसमें डिफरेंस क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में दे रखा है, टर्म्स में दे रखा है, और राउल्ट लॉ में होता क्या है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर वेपर प्रेशर के टर्म में दिया होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। ये वेपर फेज की कंपोजिशन जब निकालनी होती है तो हम टोटल वेपर प्रेशर लेते हैं, और जब मोल फ्रैक्शन निकालना होता है सॉल्यूशन का तो हम लेते हैं प्योर वेपर प्रेशर। क्लियर। यहाँ पे हमारा राउल्ट लॉ ओवर होता है बोथ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल के लिए। नेक्स्ट है हमारा आइडियल्स एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है। लेट्स सी। आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ए और बी की कितनी बड़ा घटा लें उससे फ़र्क ना पड़े और वो राउल्ट लॉ को ओबे करें, मतलब राउल्ट लॉ के हिसाब से ही उनका वेपर प्रेशर हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। मतलब जो सिंपली कहते हैं जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं, वो है आपके आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की। फर्स्ट वन इज इट ओबेज राउल्ट लॉ, पहले ही बता दिया राउल्ट लॉ ओबे करते हैं। सेकेंड वन इज हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो, मतलब जब ए को बी में मिलाएं ना तो हीट उसमें से बाहर निकले और ना ही हीट उसमें अंदर जाए, मतलब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर कुछ भी हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए, ना तो एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो, कोई चेंज ना हो, वो ज़ीरो हो। सेकंड, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो, मतलब ना तो वॉल्यूम का कोई चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 ml एक ए लिया और 10 ml बी लिया, दोनों को मिक्स किया तो 20 ml ही हो, वो बढ़े भी ना और घटे भी ना मिक्सिंग करने पर, तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ, तो जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ ओबे नहीं करता है वो है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो पूरी इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए राउल्ट लॉ ओबे ना करे वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ। क्लियर। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो, मतलब जब हम कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएं तो उसमें हीट रिलीज होती है या फिर इनटेक होती है, या तो हीट उसमें जाती है या बाहर निकलती है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हीट चेंज ज़ीरो है तो वो आइडियल है। क्लियर है। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट ज़ीरो, मतलब अगर हम ए और बी मिलाएं, दोनों 10 ml ले लेते हैं तो वो 20 ml बनने के बजाय या तो 22 बन रहा है या 19 बन रहा है, या तो ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, यानी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूम चेंज अगर ज़ीरो नहीं है तो वो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लेट्स सी वन न्यूमेरिकल। द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively। मतलब क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर दे रखा है वो है आपका
200 mm और 415 mm, मतलब दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखे हैं। इसमें पूछा क्या गया है, तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। मतलब अगर हम 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब हर कंपोनेंट का वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो पहले हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के मोलर मास निकालेंगे। क्लोरोफॉर्म का होता है CaCl3, तो कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन है। हाइड्रोजन है हमारे पास एक, तो एक होता है उसका मास। क्लोरीन का मास होता है 35.5, 3 क्लोरीन है। टोटल करा हमारा आया 119.5 ग्राम। मोलर मास क्लोरोफॉर्म का आ गया। सिमिलरली निकालेंगे हम लोग डाइक्लोरोमीथेन का, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यानी 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 35.5, तो डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास आया 85 ग्राम। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का मास दे रखा था 25.5 ग्राम, मोलर मास था 119.5, तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरोफॉर्म के कितने आए, 0.213 मोल। सिमिलरली डाइक्लोरोमीथेन के हम मोल्स निकालें तो मास कितना दे रखा था डाइक्लोरोमीथेन का, 40 ग्राम। मोलर मास आया था हमारा 85 ग्राम। मास निकाला हमने, यानी मोल्स निकाला हमने, आया 0.47 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए सॉल्यूशन के, 0.213 यानी क्लोरोफॉर्म के, एंड 0.47 ये आपका डाइक्लोरोमीथेन के। दोनों ऐड किए, वैल्यू आई 0.683, यानी 0.683 मोल्स है टोटल सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर है। तो क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन जो आया वो आया 0.213 अपॉन 0.683। सिमिलरली डाइक्लोरोमीथेन का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म से भी निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, 1 माइनस 0.312 इक्वल टू 0.688। अब हम लोगों ने मोलर मास भी निकाल लिया, मोलर मास से मोल्स भी निकाल लिए, मोल्स से हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है। वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, आपको चाहिए है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 200 इंटू 0.312। पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का कितना है, 62.4 mmHg। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना है, वो है आपका प्योर स्टेट डाइक्लोरोमीथेन इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपका 0.688 है, और वेपर प्रेशर आपका है 415 mm ऑफ Hg, जो आपका आ रहा है 288.5 mm। टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का आया 62.4 प्लस 288.5 इक्वल टू 347.9 mmHg। क्लियर है। यानी टोटल प्रेशर आपका आ गया, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड करिए, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पहला पोर्शन हो गया, हम लोगों ने वेपर प्रेशर निकाल लिया सॉल्यूशन का। अब नेक्स्ट पोर्शन है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। तो देखिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हमने पहले बताया था, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का हमें निकालना है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का निकल के आया था 62.4, और टोटल प्रेशर अभी हमने कैलकुलेट किया 347.9। डिवाइड करेंगे
मोल फ्रैक्शन यानी वेपर फेज में जो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन है वो है 0.18। क्लियर। अगर हमें 0.18 क्लोरोफॉर्म का है तो 1 में से माइनस कर दें, बचा हुआ किसका है, डाइक्लोरोमीथेन का है। तो डाइक्लोरोमीथेन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर आया, डाइक्लोरोमीथेन का जो मोल फ्रैक्शन आया वो है 1 माइनस 0.18 दैट इज इक्वल टू 0.82। क्लियर है, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा राउल्ट लॉ ओवर होता है और ये पोर्शन हमारा इस चैप्टर का ओवर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करेंगे, उनके ग्राफ्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।